दोस्तों, सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। और जब इलेक्शन का माहौल हो तो हर एक वीडियो, हर एक स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर सीरीज। वेस्ट बंगाल इलेक्शन से बिल्कुल पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे सियासत को हिलाकर रख दिया है। हुमायूं कबीर स्टिंग ऑपरेशन। एक तरफ इल्जाम है करप्शन और सीक्रेट डील्स का, दूसरी तरफ दावा है कि ये सब एआई जनरेटेड या डीप फेक है। तो क्या सच है, रियलिटी क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका असर इलेक्शन पर कितना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। सर, आपका स्वागत है कैंडिड टॉक करंट अफेयर सीरीज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े। ये जो सिचुएशन बनी है ये काफ़ी सेंसिटिव भी है और कंफ्यूजिंग भी, इसलिए आज की डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सर, सबसे पहला सवाल, इस स्टिंग ऑपरेशन को आप ओवरऑल किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सपोज है या फिर इलेक्शन से पहले का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश? एक इलेक्शन टाइम पे कुछ भी हो सकता है, पहली बात। खास करके स्टिंग ऑपरेशंस के लिए अब इसका एक्चुअली हुआ है कि हुमायूं कबीर, आप नाम सुने भी होंगे कि लास्ट टाइम अपन अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस करे थे जब इन्होंने बाबरी मस्जिद बनने का ऐलान किया था। तो एक्चुअली हुआ ये कि ये हुमायूं कबीर जो है एक फार्मर पुलिस ऑफिसर है और उन्होंने नौकरी से वीआरएस ले और रिज़ाइन करो, कुछ भी करो। उस ज़माने में क्या हुआ, आज से चंद साल पहले उन्होंने चंद दिन बीजेपी के साथ में थे, उसके बाद फिर टीएमसी में गए, टीएमसी में एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद में थोड़े दिन इन्होंने मिनिस्टर भी करे थे। तो उस दौरान उनके हरकतों से जो है तृणमूल कांग्रेस से थोड़ा सा नज़र रखी थी कि इन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं और जो है पार्टी को नुकसान हो सकता बोल के। जी। तो उसके बाद इनको पार्टी से सस्पेंड किया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर किधर से भी करो अपना एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करे थे। उसके बाद में जो है ये बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ था, आज से 4-5 महीने पहले, अपने वो डेट वगैरह देखें तो उसके बाद वो बाबरी मस्जिद का मतलब बाबरी मस्जिद जहाँ जब अयोध्या में जो शहीद हो गई थी, उसी तरह के उसी नमूना में जो है वही डिज़ाइन के साथ में मैं वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बेलदंगा बोल के गाँव है, वहाँ पे वो इलाके में बनाने की कोशिश करे। उसके बाद में कोशिश करना क्या, कोशिश शुरू करे, उसका संगे बुनियाद रखा गया। कई हज़ार लोग आए, कहीं जुमे की नमाज़ पढ़ी गई, कहीं हज़ारों रुपए के, करोड़ों रुपए का पैसा भी कलेक्ट करा गया और कहीं कहीं भी 1-2 बार जुमे की नमाज में ही 5 करोड़ 3 करोड़ का भी चंदा इकट्ठा हुआ था वहाँ पे। तो ये हुआ। उसके बाद में इन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टी भी कायम करे। उसके बाद जो है जो आपको याद होगा कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे उस ज़माने में, तो इन्होंने जब ही ऐलान कर चुके थे कि भाई हम एमआईएम पार्टी से भी जो है ताल्लुकात बढ़ा के एमआईएम पार्टी के साथ में आइंदा इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे बोल के उस ज़माने में ऐलान हुआ था। जब उनके साथ बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट्स है वगैरह वगैरह, उनके कोई मजलिस के पार्टी लोकल लीडर्स जो है उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे। फिर कुछ हुआ क्या मजबूरी थी, क्या है, मजलिस पार्टी के साथ उनके साथ टाई अप हो गया था। अब वहाँ पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का कैंपेन जोर पकड़ रहा है। अब ये मंथ एंडिंग को वहाँ पे पोलिंग के डेट्स भी है। ऐसे सिलसिले में ये हुआ कि एक स्टिंग ऑपरेशन 2-3 दिन पहले जो है रिलीज़ हुआ, जिसमें ये हुमायूं कबीर एक बंदे के साथ में दोनों का जो बातचीत होती है वो है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब आप सब लोगों को मालूम है कि भाई चोरी छुपे 2 लोगों के बीच में कोई ऐसा कुछ गुफ्तगू हो रहा तो उसको रिकॉर्ड करके खुलेआम जो है रिलीज कर देना, पब्लिक कर देना। तो वैसा स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने एक जगह एक आदमी से बात करते हुए बताया जाता है कि भाई
मैं बीजेपी के साथ में हूँ, बीजेपी पूरा मेरे को सपोर्ट में है, और बीजेपी के साथ में ये वायदा हुआ कि 1000 करोड़ देने का, उसमें से ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए मेरे को मिल गए हैं। तो इसीलिए जो है आगे बढ़ के, और इस सिलसिले में जो बीजेपी के साथ में मेरी बातचीत हुई थी, वो बातचीत के दौरान मेरी जो है जिसमें वो बातचीत में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव कुछ नाम है, सब्जेक्ट टू करेक्शन मेरे को जहाँ तक है, तो ये दोनों का भी जो है मौजूदगी है, उनसे भी जो है मेरे को तयखून मिला, यानी मेरे को प्रॉमिस करे थे कि भाई 1000 करोड़ मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो अब हम यहाँ पे बीजेपी फिर हुकूमत कायम करने वाली है, ऐसा सिग्नल्स देते हुए ना बातचीत करें, ये इमीडिएटली जो है पब्लिक में हो गया। तो डेफिनेटली एक पॉइंट तो बता सकते कि भाई इलेक्शन के टाइम पे इस तरह का खुलासा होना और जो है आम पब्लिक के सामने आना, तो डेफिनेटली पब्लिक का जो ओपिनियन मोल्ड करने में कुछ हद तक इसका इम्पैक्ट रहता। कभी भी आप होंगे आखिरी मिनट में एक लीडर दूसरे पार्टी में जंप करना और उनके वोटर्स उधर उसमें से चंद परसेंटेज टर्न। अब इलेक्शन में कैसा रहता भाई, आप 500-600 वोटों में नहीं, 10-15 वोट में भी जो है इलेक्शन, सिर्फ एक वोट से भी इलेक्शन का डिसाइड होता। तो इसीलिए अब कल तक एक रुख था अगर टीएमसी का, तो टीएमसी का जो है ये स्टिंग ऑपरेशन के बाद में डेफिनेटली टीएमसी क्लेम कर रही कि भाई वो बंदा जो है एंटी पार्टी, जब हमारे साथ में था तो भी एंटी पार्टी एक्टिविटी करा, और अब बीजेपी साथ में मिलके टीएमसी को जो है खात्मा करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों का कोई रहबर नहीं, कोई ये नहीं, सिर्फ इनका मकसद ये है कि भाई बीजेपी का एजेंट के जैसा काम करना बोल के। ये बात जब ओपन हो गई तो इनके साथ पहले जो टाई अप हुआ था, अलायंस जो हुआ था, हैदराबाद की जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एएम पार्टी जो है, वो उसका साथ में अलायंस तोड़ते हुए एक ऐलान कर दी थी। ये है सिचुएशन, मगर इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल में और मेरे हिसाब से देखा गया तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के ऊपर थोड़ा बहुत तो इसका असर रहता। सर, हुमायूं कबीर का कहना है कि ये वीडियो एआई या डीप फेक हो सकता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप क्या कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा सेंसिटिव वीडियो रिलीज करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन या फॉरेंसिक चेक ज़रूर करना चाहिए? ये वीडियो एक्चुअली रिलीज होने के बाद में हुमायूं कबीर तो खुलेआम आके क्लेम करा कि भाई ये डी फेक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब मेरे चेहरे को एज इट इज़ क्रिएट करके और दूसरे बंदे के साथ क्रिएट करके एक वीडियो बना सकते। वो तो चांसेस है बनाने के, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है वेस्ट बंगाल में, ऑलरेडी हुकूमत में है वहाँ पे, तो सिर्फ एक एआई वीडियो से कुछ इमीडिएटली लेके आके करने के तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि उतना सा, अगर एआई आज नहीं तो कल फोरेंसिक टेस्ट करके रिलीज करना, या नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रूथ रहा हो तो ही रिलीज करके रहती। क्योंकि अगर इमीडिएटली, क्योंकि अगर इन्हों बीजेपी के साथ है बोल के है, बीजेपी सेंट्रल में हुकूमत में है और सेंट्रल में भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, CFSL बोलते, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, तो 10 मिनट में ये लेके जाके करके फेक है बोल के भी बोल सकते, या नहीं तो कोई कोर्ट में भेज के 2 मिनट, अभी इलेक्शन वोटिंग के लिए भी टाइम है ना भाई, पोलिंग के लिए, तो इस बीच में उनका पर्दा फाश होता अगर हो गया तो। इसी भी उतना रिस्क लेके भी अगर करे बोले तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकता। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई इतना ब्लाइंड गेम तो टीएमसी नहीं खेलती, क्योंकि टीएमसी माहिर है कि भाई पॉलिटिक्स कैसा चलाना है, क्योंकि इतने साल से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी खाली ऐसा फ्लूक में तो नहीं बैठी होंगी वहाँ पे, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स कैसा खेलना है और बंगाल में खास करके बंगालीज का माइंडसेट कैसा रहता और उनके साथ में किस तरह से पेश आना, ये तो वो लोग सीख गए सो हैं अब डेफिनेटली। तो इसी सिलसिले में इतना फ्लूकली, इतना अंधाधुंध तो करके रहता है, बल्कि मैं नहीं। और जबकि क्लेम कर रहे कि भाई ये फेक वीडियो है,
मैं 200 करोड़ का दावा इस पे ठोस दूंगा और उनके पूरों को जो है केस करूंगा बोल के, हो सकता है वो बाद होंगे, लेकिन अभी तो इलेक्शन है ना। इलेक्शन के टाइम पे डेफिनेटली डी फेक का रहो या कुछ भी रहो, डी फेक तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि डी फेक का वीडियो का करके उसको लेके पॉलिटिक्स करने के वास्ते रिस्क तो टीएमसी नहीं करती। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सच, और खास करके इनको बीजेपी के साथ पहले भी ताल्लुकात थे, ओके। क्योंकि उन्होंने बीजेपी में काम कर चुके थे, उसके बाद टीएमसी में आए थे, उसके बाद में अब जो है अलग पार्टी बना लेके अब वहाँ पे इलेक्शन में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऐसे सूरत हाल में उतना ईजी से मैं नहीं समझता कि टीएमसी कोई डीप फेक वीडियो के साथ में इतना बड़ा गेम खेलने का डेयर कर सकती, क्योंकि उसका भी नुकसान होता है ना। तो क्योंकि वहाँ पे अब बता रहे कि भाई कांटे का चक्कर चल रहा, बीजेपी हुकूमत आने वाली है, ऐसा वैसा, ये सिलसिले में तो अब ये पूरा चक्कर किसके लिए है? सिर्फ मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए है। तो मुस्लिम वोट में ऑलरेडी मेजॉरिटी वोटर्स जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ में ही है। 2021 इलेक्शंस में 75% मुस्लिम वोटिंग इन फेवर ऑफ टीएमसी हुआ था। तो फिर अब उसमें से जो है अब मुस्लिम वोट को इमीडिएटली तोड़ने की ज़रूरत किसको है? बीजेपी को होगा। तो वो तो खुलेआम किसी कोई भी बोल सकता है ना। तो अब उसको जो है वो जो वोट तोड़ने की कोशिश डेफिनेटली वो लोग कर रहे हैं, तो उसको रोकने की कोशिश टीएमसी करेंगी। तो इमीडिएटली टीएमसी जो है इमीडिएटली ये ऐसा डीप फेक वेक से करके और अपना मुस्लिम वोट को जो है टर्न करने के वास्ते, खोने के वास्ते टीएमसी क्यों करेंगी? मैं समझता हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ तार अटका हुआ होगा हुमायूं कबीर का, तो टीएमसी गेम खेल रही होंगे उसको लेके। सर, वीडियो में 1000 करोड़ डील की काफ़ी चर्चा हो रही है, जो काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। तो क्या ये सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लीगली स्टैंड करता है? इसकी क्रेडिबिलिटी और लीगल वैल्यू आपके नज़र में क्या है? 1000 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए की बात नहीं है यहाँ पे। ये लिए नहीं लिए, दोनों के बीच में ट्रांसैक्शन हुआ, उसको प्रूव करने का सवाल नहीं है यहाँ पे। इलेक्शंस हो रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात है। हुमायूं कबीर का पहले से नक्शा क्या था कि भाई बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, मुसलमानों का वोट इकट्ठा करना, मुसलमान के रहबर के जैसा अपने आप को प्रोजेक्ट करके उनके साथ में एक बड़ा मुस्लिम वोट को जो है साथ लेके जाना। इसीलिए उन्होंने पार्टी भी कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, पार्टी स्टार्ट कर लिया। तो अब उनका मेन मकसद क्या है कि भाई मुस्लिम वोट में दरार पैदा करना हो, क्योंकि मैं जैसा बताया कि भाई वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वोट्स जो है टीएमसी के साथ में रहता, तो उसके वोट को काटना है। तो उसके वोट को काटने से फ़ायदा किसको होगा? फर्स्ट सेकंड इमीडिएट ऑटोमेटिकली बीजेपी को फ़ायदा होंगी। तो अब यहाँ पे साबित करना कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ का मैटर यहाँ पे वो नहीं है। टीएमसी का मकसद ये है कि ये बताना है कि भाई हुमायूं कबीर का नक्शा ये है कि मुसलमानों का वोट को जो है स्प्लिट करना है, और वो स्प्लिट करने का फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाना है, जो बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी है। और मुसलमानों के हिसाब से देखा गया तो मुसलमानों की नज़र में मुसलमानों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी बोल के। ये तो पब्लिकली है, जो नोशन यही है ना। तो यहाँ पे और रहा सवाल पैसों की बात में, पैसों की बात में कौन किसको क्या पैसे दिए वो अलग रखेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन में फ़ायदा हुआ रहा, बीजेपी जैसे पार्टी जिसके पास 10,000 करोड़ का पार्टी फंड है, उसमें से चंद पैसे निकाल के वोट तोड़ने के वास्ते खर्चा कर सकती है। एक पॉइंट, चाहे वो पॉइंट ऑफ व्यू में देखा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हैसियत से वोट तोड़ने के लिए पैसे इस्तेमाल करता। पॉइंट सेकंड है। थर्ड पॉइंट ये है कि हुमायूं कबीर जब बाबरी मस्जिद का ऐलान करा था, अपना बाबरी मस्जिद का, तो उस वक्त क्या था, मैं 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे सिर्फ मस्जिद ही नहीं, एक स्कूल बना जाएगा, एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, सब बोल के। तो एक बंदा जो एक एक्सएमएलए है, उन्होंने 300 करोड़ का प्रोजेक्ट का अगर ऐलान करा, और इसी वक्त बोला था कि भाई कई लोग मेरे को जो है 100 करोड़ रुपए लोग डोनेशन देने के वास्ते है, तैयार है बोल के भी अनाउंस कर रहा था। और हर जुमे को जो है वहाँ पे जुमे की नमाज होना,
बड़े पैमाने पे वहाँ पे मजमा जमना और उनके साथ जो है कलेक्शन होना, वहाँ पे खाना पानी का इंतज़ाम दोपहर नमाज के बाद, ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा ये। और टोटल जब से ये ऐलान हुआ था उसके बाद में हुमायूं कबीर जो है हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतर रहे बोल के भी कई न्यूज़ देखा था मैं। अच्छा, तो ये पूरा पैसा कहाँ से आ रहा, कौन दे रहे इनको, स्पॉन्सर कौन कर रहे, तो ये सब चीज़ों को जो है एक्सपोज करना टीएमसी का मकसद है। तो अब ये प्रूव होता पैसे दिए नहीं दिए पूरे बाद इलेक्शन के बाद, अब तो इलेक्शन का रुख चेंज करने के लिए तो ये चीज़ जो है काम में आती ना, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में टीएमसी जो है करके रहती है। सर वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी वोट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर AIMIM AJUP का अलायंस टूट जाता है तो क्या इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिल सकता है? पहले से अपन अभी तक जो डिस्कस करते आए थे तो मेन पॉइंट टीएमसी का है कि भाई ये जो वोट एक तरफ मतलब जो डिवाइड होके जा रहा है उसको अपने तरफ रुख करने के लिए ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन का डेफिनेटली, क्योंकि हुमायूं कबीर के एक्टिविटीज़ के बारे में वो लोगों को मालूम है तो वो लोग जाल बिछाए होंगे इसमें। अब डेफिनेटली इसका असर तो होगा ही ना कि लोगों के नज़र में जाएगा कि भाई ये बंदा जो है उधर काम कर रहा है, ये पूरे पैसे बनाने की कोशिश हो रही है पूरे। और अगर हम हुमायूं कबीर और MIM के जो भी गठबंधन है वहाँ का, तो अगर उसको वोट डाले तो फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। अगर ये मैसेज पहुँच गया तो डेफिनेटली जो है थोड़ा परसेंटेज जो उधर टिल्ट हो रहा था उसमें से थोड़े परसेंटेज फिर वापस आने की चांसेस रहती ना, तो डेफिनेटली टीएमसी को जो है इसके वजह से फ़ायदा होता है। और फर्स्ट बात है कि भाई MIM अभी तो टोटली नाता जोड़ी, लास्ट टाइम में भी जो 2021 इलेक्शन में भी वहाँ पे MIM का कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, वहाँ कोई सीट नहीं जीती और कोई उतने ज़्यादा से भी वोट मुसलमानों जो है उनके पीछे रैली नहीं करे। और वो लोग बता भी रहे थे कि भाई हम जो है यहाँ पे टीएमसी के साथ में हम खुश है तो हम उसको ही टीएमसी का ही सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे बोल के। अब बीच में अब हुमायूं कबीर का पिक्चर आ गया, हुमायूं कबीर जो है अब इसके वजह से स्टिंग ऑपरेशन से जो है लोगों के जहन में कम से कम थोड़ा चेंज आना, इसके ऊपर डिस्कशन होना इलेक्शन तक इसके ऊपर जो है, और इसके और आगे चल के फिर टीएमसी के पास और कुछ वेपन्स है शायद, तो वो भी अगर बाहर आ गए तो डेफिनेटली टीएमसी को फ़ायदा हो सकता है। नहीं हो सकता बोल के तो अपन इनकार नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा टीएमसी को होगा। सर इस वीडियो में बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स का भी नाम लिया गया है, तो आपके हिसाब से बीजेपी के लिए ये सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है? क्या वो इस नैरेटिव को काउंटर कर पाएगी या ये उनके लिए एक सेटबैक बन सकता है? एक बात तो बोल सकते हैं भाई, अब बीजेपी इसको तोड़ लेके आने की कोशिश करना है बोले तो, और कोई स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी लीडर्स के साथ में करना है क्या? नहीं हो, अब इलेक्शन के बाद में अगर वो फिर इमीडिएटली बीजेपी अगर सही भी अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहा, कुछ रिलीज भी करे तोड़ के हंसते तो भी लोग हो सकते कि भाई ये काउंटर ऑपरेशन है बोल के समझने की एक चांस रहती है। जनरली लोग जनरल टेंडेंसी है, अगर नहीं कुछ ठोस सबूत के साथ आया टीएमसी को ये करने का। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि भाई बीजेपी के साथ में पहले से हुमायूं कबीर को पार्टी में चंद दिन रह के फिर आए और एक एस्टैब्लिश हो गया कि भाई कुछ ना कुछ क्लोज कॉन्टैक्ट्स तार जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं बल्कि। तो अब बीजेपी का और कोई भी बंदा उनके साथ में बैठा हुआ होगा अगर, तो ये खाली सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा का और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के नाम क्यों आए इसमें? अमित शाह का भी नाम ले सकते हैं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी, अगर स्टिंग ऑपरेशन कर रहा बोले तो स्पेसिफिकली बोले तो कुछ ना कुछ होगा। तो अब इसको बीजेपी किस तरह काउंटर करती, बीजेपी के पास क्या है, अपन तो जाके तो नहीं देखे होंगे ना, तो देखा जाएगा कि भाई बीजेपी किस तरह का। अभी तो अमित शाह वगैरह तो जो है इसको काउंटर करके नहीं ये पूरा टीएमसी का वही डीप फेक बोल के उन्होंने जैसा बता रहे हैं वैसा ही ये भी डीप फेक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है हुमायूं कबीर से। पहले से वो लोग हुमायूं कबीर के साथ में जो है डिसोसिएट कर लेने के वास्ते पहले से स्टेटमेंट देते आ रहे, उसको ही कंटिन्यू करेंगे लोकल लीडर्स वगैरह वगैरह। और अमित शाह भी वही पॉइंट वही लाइन में कोई स्टेटमेंट्स दिए थे शायद, मैं कहीं देखे जैसा याद है मेरे को। सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये वीडियो बिल्कुल इलेक्शन से पहले सामने आता है, तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर केयरफुली प्लान्ड पॉलिटिकल टाइमिंग जहां अपोजिशन को रिएक्ट करने का वक्त ही ना मिले? अब देखो, कोई भी अगर ऐसा मायदा आपको भी मिला, कुछ चांस आप इलेक्शन में कंटिन्यू करें, आपके अपोनेंट के पास में कोई इन्फॉर्मेशन मिला, तो डेफिनेटली आप इलेक्शन के टाइम पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर यही बात अब इलेक्शन के लिए बीजेपी के साथ में इनकी जो तार जुड़े हुए हैं, बल्कि कोई लोग यहाँ बैठ के सिर्फ ये कब बात करें, इलेक्शन के कितने महीने पहले बात करें, क्या है, ये एक चीज़ है पहली बात। अब ये स्पेसिफिकली ये एक्चुअली अगर टीएमसी को स्टिंग ऑपरेशन भी करी होंगी, पहले ही करके रखी, मगर टाइमिंग उनको जब रिलीज करे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मौके का फ़ायदा उठाते ना भाई, इलेक्शन है तो अब कल तक एक तरफ अगर बीजेपी का अपर हैंड दिख रहा होगा, ये तो आप उनके पास ऑलरेडी बैठा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन है, लास्ट मिनट में रिलीज करेंगे सोचे थे होंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ नहीं, वहाँ तक वेट करने से नुकसान होता, बल्कि समझ के भी छोड़ के रहते। तो इसमें पॉइंट ये देखना है कि भाई उन्हें राइट टाइम में एक डिसीजन लेके एक पॉइंट कब रिलीज करना, वो पॉलिटिक्स है, तो उनके पास होगा तो इमिडिएटली उसको मार्केट में छोड़ दिए। अब वो हमारे साथ ये उनका रिश्ता नहीं है, बल्कि बोल लेने का जिम्मा आप किसका है? डिफेंस मोड में कौन है? बीजेपी है। टीएमसी ऑफेंसिव मोड में आ गई कि भाई मुसलमाना के पॉइंट ऑफ व्यू में कि भाई हम आपके रहबर है, वो लोग नहीं है, वो लोग आपके दुश्मन हैं। और ये बीच में जो आया कि मसीहा बन के की कोशिश करा, उन भी जो है उनके साथ में मिलके गेम खेल रहा बोल के बताना है। वो पॉइंट ऑफ व्यू में तक तो सक्सेस हो गई टीएमसी, तो उसको अब इसको कितना फ़ायदा वोट के शक्ल में होगा, ये कैसा कन्वर्ट होगा, ये देखा जाएगा। ये तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वोटर्स को जो है उसमें से टिल्ट करने की जो कोशिश हो रही, उसमें तो थोड़ा बहुत तो भी ब्रेक होगा मेरे हिसाब। मुर्शिदाबाद को टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, लेकिन हुमायूं कबीर ने वहां 22 में से 18 सीट्स जीतने का दावा किया था। क्या ये स्टिंग ऑपरेशन उनके इस पूरे प्लान को खराब कर सकता है? देखो, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है टीएमसी का गढ़ है अभी तक का। मुर्शिदाबाद में जितने लास्ट टाइम पे अपन बात करे थे, शायद वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर देखा गया तो इसमें पूरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी सीट्स जो है टीएमसी में है। तो अब बोले देखो भाई, आज सुबह में मैं पार्टी लगा दिया और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि भाई हैदराबाद के पूरे सराउंडिंग्स में 26 सीट्स है, उसमें 18-20 सीट मेरे आते बोल के बोले, तो ये तो पब्लिक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लेने के लिए हो सकता कि, और इनका पार्टी सेटअप कितना है, और अगर इनके कारकुन कहाँ कहाँ तक है, अब बूथ लेवल में इनको एजेंट है या नहीं है, ऐसे पूरे मायने रखती ना। अब आपको पार्टी लगाना इजी है, पार्टी को चलाना बहुत मुश्किल है पहली बात। और पार्टी को अब देखो कितना आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप एक पार्टी लगा के आप लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो उसको कौन आपके पास कोई का पैसा, उतना पैसा कहाँ से आ रहा, और उतना कॉन्फिडेंस से पूरे 18 सीट आप कोशिश कर। यहाँ पे ही आपको बता रहा है ना भाई, आपको कोई ना कोई आपको पीछे जो है एक गॉड फादर है जो आपको इधर, आप बूथ एजेंट्स, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने बूथ्स रहते, उसमें आपको एजेंट्स कितने होना, और आपको बूथ लेवल जो है पार्टी मैकेनिज्म के बारे में बीजेपी इतना ज़्यादा क्लेम क्यों करते रहती, क्योंकि उनके बूथ लेवल पे उनके एजेंट्स है, वर्कर्स है, वो लोग लेके आते। और इन्हों 18 सीट अगर हासिल कर रहा है कि लोग जो है पूरे मुसलमान एकजुट होकर आके हुमायूं कबीर के अलावा किसी को नहीं डालना वोट, तो जब ही उनका जो है प्लान सक्सीड हो सकता, उनका जो मंसूबा है कि 18 सीटें हासिल करने का, तो हो सकता। ऐसा क्या बोलते क्लेम्स तो बहुत लोग कर सकते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी भी देखना है ना। पार्टी कब स्टार्ट हुई, पार्टी के वर्कर्स कितने, कितने मीटिंग्स लगाए, कहाँ तक पेनेट्रेट हुई लोगों में, और वो पूरे 18 जितना क्लेम कर रहे हैं उसमें कितने लोगों को ये पार्टी के बारे में मालूम है, और वो पार्टी में तरफ से कंटेस्ट करने वाला कितना स्ट्रांग कैंडिडेट है। ये जो है इलेक्शन स्ट्रेंथ है, बस इतना ही। सर,
वीडियो में डिप्टी सीएम बनने की बात भी सामने आती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बैकडोर पॉलिटिकल डील्स ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा होते हैं, या फिर ये सिर्फ इलेक्शन टाइम एग्जैगरेशन का हो सकता है? देखो, जितने आप पहले वेस्ट बंगाल का अब रिसेंट इसमें अभी तक तो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस थर्ड या फोर्थ टाइम को आ गई यहाँ पे। कम से कम पिछले 15 साल से या से भी ज़्यादा टीएमसी वहाँ पे रूल कर रही। वहाँ पे टीएमसी के कोई किसी को दूसरे पार्टी को आके अलायंस की गवर्नमेंट अभी तक वहाँ पे कायम नहीं हुई। जब से सीपीएम की दौर वहाँ पे ख़त्म हुआ तो ममता बनर्जी का दौर वहाँ पे शुरू हो गया। अभी तक वहाँ पे कोई अलायंस पॉलिटिक्स नहीं गए वहाँ पे। अब हो सकता है कि भाई अब डिप्टी सीएम बनने तो किसके साथ में डिप्टी सीएम बनेंगे? एक है ना भाई, कांग्रेस क्या हासिल करके इनके इनो जैसा क्लेम कर रहे हो 18 सीट लेके इनको अगर डिप्टी सीएम देने की पोजीशन पे वहाँ पे कांग्रेस है नहीं है। और रहा सवाल नेक्स्ट पार्टी बीजेपी है, तो डिप्टी सीएम बनना जा रहे तो उन्हें बीजेपी से ही बनना है। उस हिसाब से टीएमसी बोल रही है, टीएमसी तो अभी तक तो टीएमसी के हिस्ट्री में किसी को दूसरे पार्टी को करे सो नहीं है। कांग्रेस से भी कभी कभी टाई अप हुआ तो भी वो खाली जहाँ तक है सीट शेयरिंग के तक ही हुआ, मगर जितना तक मेरे को याद है, मगर वो टाई अप हुआ सो भी याद नहीं है, मगर फिर भी जब भी कहाँ पे पड़े से याद है तो मैं बता रहा हूँ। तो अब डिप्टी सीएम बीजेपी के गोद में बैठ के डिप्टी सीएम लेंगे नो, तो खुद 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 वही है ना क्लेम। अब इस वास्ते डिप्टी सीएम का अब जैसा कि मेरे को जो डाउट आया था, अब उनके कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद में लोगों के जहन में भी वही आएगा कि नहीं भाई बीजेपी आने वाली है इसीलिए ना डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अब ये बातों के वजह से लोगों के दिल में और शक पैदा होने के चांसेस रहते ना। तो सर, टीएमसी ने इस मामले में ईडी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है, तो क्या आपको लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज या इलेक्शन कमीशन इस केस में एक्टिवली इंटरवेन करेगी? और अगर करते हैं तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मैं पहले से बता रहा था आपको कि भाई अगर ये डीप फेक वीडियो है तो तृणमूल कांग्रेस ये हिम्मत नहीं कर सकती कि भाई ये पूरे मामले में ईडी और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के वास्ते ईसी तो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ कहाँ तक वो लोग इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ एक्शन लेना है या नहीं तो कुछ करना है, तो ईसी तो करती ही नहीं। ईसी का जो है उतने हद तक तो अपने पावर को एक्सटेंड करके हुमायूं कबीर को जो है डिस्क्वालीफाई करना ये करना तो दूर दूर तक सोचने की बात नहीं। रहा सवाल ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वॉल्वमेंट अगर करना है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे दो एंगल्स हैं। हो सकता है कि भाई तृणमूल कांग्रेस के पास ठोस सबूत हो कि हुमायूं कबीर का ए एक्शन को वीडियो में जो कुछ भी बातचीत हुई उसको प्रूव करने के वास्ते, ओके, इसीलिए वो डिमांड कर रही, बल्कि समझ सकते हैं आप फर्स्ट पॉइंट। ओके। और दूसरी पॉइंट ये कि भाई इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर ये डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करने से क्या होता, बीजेपी आगे नहीं आती, डेफिनेटली नहीं आए तो ये बता सकते कि भाई इसके अंदर कुछ दाल में काला है, इसीलिए बीजेपी डर रही, बल्कि ये पॉइंट, इसीलिए उसको जो है पॉलिटिकली कॉर्नर करने के वास्ते ये पॉइंट है। और राइट सवाल कि अगर बीजेपी से ये चैलेंज करने के वास्ते, सेंट्रल गवर्नमेंट के वास्ते डिमांड करने के वास्ते भी तृणमूल कांग्रेस अगर कदम आगे बढ़ाई बोले तो उनके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होके रहता, इसीलिए कि बीजेपी को डिमांड करी। सपोज तृणमूल कांग्रेस के डिमांड को एक्सेप्ट करके अगर बीजेपी प्रोब को ऑर्डर कर दी और इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो इलेक्शन के पहले अगर ईडी आके भाई सबूत नहीं है बोले तो इनको तो है सुसाइडल फैक्टर हो जाता। तो डेफिनेटली मैं पहले से बता रहा था कि भाई कुछ तार अटका हुआ है, इसीलिए लोग ये वीडियो को जो है रिलीज करे हुए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं, और उसके वजह से बीजेपी को टोटल डिफेंस में लेके चले गए। और बीजेपी सफाया देते देते जो है अब वो पूरा जितना भी कचरा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फेंका गया हुआ उसको सफाई देते हुए, साफ करते हुए, इसको इलेक्शन तक टाइम निकाल लेने में इनको टाइम बराबर हो जाता। सर, ये एसआईआर का कंट्रोवर्सी क्या है?
देखो, जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वेस्ट बंगाल में शुरुआत हुआ था, जब से लेके अभी तक, आज मतलब 1-2 दिन पहले जो फाइनल वोटर लिस्ट वहाँ पे रिलीज़ हुआ है, जिसमें से तकरीबन 90 लाख वोट्स जो है निकाल दिए गए हैं। तो जिसमें से बताया जाता है कि भाई 35% से भी ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। ओके, बाकी के कास्ट इधर उधर होंगे तो और, लेकिन मेजॉरिटी परसेंट सिंगल मुसलमानों का जो है 35% से भी ज़्यादा है। मतलब 30 लाख से भी ज़्यादा वोट खाली सिर्फ मुसलमानों के वहाँ से निकल गए। बाकी के जो भी है सा उसमें इधर उधर उनका नंबर दिख रहा तो ज़्यादा भी दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्या है उसमें डिफरेंट कास्ट रहते। ये तो पर्टिकुलर एक सिर्फ मुसलमानों के 34 लाख उसमें से निकल गए। तो ये 34 लाख में आपको जैसा कि टोटल 294 कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्ट बंगाल के टोटल असेंबली सीट्स है 294, उसमें से आपको जो है टोटल मुस्लिम इम्पैक्ट रहने वाले कॉन्स्टिट्यूंसीज 125 है। 294 में 125 है, लेकिन ये पूरा टोटल इम्पैक्ट कर सकते कि भाई इसमें कौन जीतना कौन हारना डिसाइड करने वाला मुसलमान है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद में इंडिया में हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में है। ये 2 फैक्ट्स हैं। और जी इसको हट के 2021 इलेक्शंस में 75% ऑफ द टोटल मुस्लिम वोट टीएमसी के फेवर में गया। जैसा कि 294 में जैसा 125 प्लस बोले तो 125 बोला मैं, कुछ 4-5 सीट या 10 सीट्स ज़्यादा ही रहते। तो और टोटल पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल का जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें 27 से लेके 30% ऑफ द पॉपुलेशन मुसलमान। जैसा मैं बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वेस्ट बंगाल में है। अब ये एसएआर में खास करके आप 30-35 लाख मुसलमानों के वोट ही निकाल दिए आप, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और ये कौन से एरिया में निकाले गए हैं। अब रहा सवाल कि भाई ये परसेंटेज में बीजेपी भी डिमांड कर रही होंगे कि भाई हिंदुओं का परसेंटेज ज़्यादा है, मुसलमानों का परसेंटेज कम है बल्कि, मगर जहाँ पे भी हिंदू परसेंट ज़्यादा वोट निकाला गया हो सकता है कि वो टीएमसी का वोट हो सके। हाँ, हो सकता। और जहाँ पे भी मुसलमान वोट निकाला गया तो ऑटोमेटिकली कि भाई मेजॉरिटी ऑफ दी मुस्लिम वोटर जो है टीएमसी का है। तो टोटली ऑन होल देखा गया कि भाई ये एसएआर को लेके, अब एसएआर के ऊपर बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसके पहले एसएआर के गड़बड़ के वजह से भी जो बंगाल में जो प्रोटेस्टेशंस हुए, उसके बाद में कई जगह मालदा वगैरह में कई राइट्स भी हुए, मतलब आपसी दंगा फसाद भी हुआ, ये सब देखा गया। तो अब ये तो इलेक्शन तो जो है हीट वे में है। हो सकता है कि अब गोदी मीडिया रहने दो या जो सो कॉल्ड सेफालजिस्ट बोले तो मालूम है ना, इलेक्शंस के बारे में लोगों के पल्स पकड़ के कौन पार्टी जीतने वाला है कौन पार्टी नहीं, इलेक्शन एनालिसिस करने वाले ये लोग, ये सब कुछ जो है रूलिंग पार्टी मतलब सेंटर में जो है बीजेपी मैनेज करके पूरा कैंपेन, मीडिया कैंपेन अपने फेवर में दिखा सकती। मगर लोकल वहाँ पे देख 2-3 फैक्टर्स है। वुमन वोटर्स मेजॉरिटी जो है ममता बनर्जी के फेवर में जाते, मुसलमानों में मेजॉरिटी जो है ममता बनर्जी के फेवर में जाएंगे। और रहा तीसरा जो गरीब नॉन मुस्लिम और जो हिंदू वोट्स हैं उनके लिए भी जो स्कीम्स, कई स्कीम्स है, महीने को 1000 रुपये का एक स्कीम है, 5000 रुपये का वुमन का कुछ स्कीम है, ये सब लोगों को ये जो है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी किसी के थर्ड मैन का इंटरवेंशन के नहीं सके उनके बैंक के अकाउंट में चले जाते। तो ये वोट एक स्पेसिफिक वोट बैंक बना हुआ है वहाँ पे। अब रहा हिंदू पोलराइजेशन में, जहाँ तक बीजेपी कामयाब होती, और जैसा कि हुमायूं कबीर के बारे में ही ये अमित शाह का स्टेटमेंट क्या था कि हम ऐसे गिरोने हरकत नहीं कर सकते, हो सकता और 20 साल हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे वेस्ट बंगाल में, ऐसा जो है बैकडोर मेथड से हमारे को कोई पावर में आने का नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो, फिर ममता बनर्जी की वोटिंग चांसेस मतलब आने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी को और एक बार जो है वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ में, और ममता बनर्जी का और एक भी एक स्टेटमेंट है कि भाई बंगाल में हम जीत रहे, बंगाल के बाद हम सेंटर में जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अब अगर सेंटर में ममता बनर्जी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली
बीजेपी को थोड़ा बहुत धक्का पहुंचता। इसीलिए हो सकता है कि भाई उसको वहीं कन्फाइन करने की कोशिश कर रहे बोले तो स्लोली बीजेपी खुद विथड्रा होंगी कि भाई विथड्रा मतलब के पीछे इमीडिएटली तो फ्रेम में से तो भागती नहीं, लेकिन जो है कहीं जगह टोन डाउन करके बैठ गई तो फिर वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट आने की जरूरत है। मगर एसएआर जो है एक डेफिनेटली लोगों के दिल में, बंगालीज के दिल में, जो ममता बनर्जी का वोटर है उसके दिल में एक जो है खौफ तो पैदा करा है। इसाकी सर, आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉइंट्स जिस बैलेंस और क्लैरिटी के साथ इतने सेंसिटिव और पॉलिटिकली चार्ज इश्यूज को एक्सप्लेन किया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और आपने जो फैक्ट्स और पॉसिबिलिटीज़ दोनों को बहुत ही क्लियरली सामने जो रखा, वो हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी वैल्यूबल है। तो आपका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें दावत देने के लिए। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन के बाद एक बात तो साफ है, हर वीडियो जो वायरल होता है ज़रूरी नहीं कि वो पूरी सच्चाई हो, और हर इल्ज़ाम भी बिना सबूत के सच नहीं माना जाता। इस पूरे मामले में सच क्या है, ये आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट्स ही तय करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूरी है, ऐसे वक्त में हमें सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये स्टिंग ऑपरेशन सच का एक हिस्सा है या फिर इलेक्शन से पहले का एक पॉलिटिकल टूल? अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज की सियासत में पब्लिक की सोच भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हेडलाइंस। और अगर आप ऐसे ही रियल इश्यूज पर सुनने और बैलेंस समझने में आप दिलचस्पी रखते हैं तो कैंडिड टॉक से जुड़े हुए रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर सीरीज। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मुद्दे पे और एक नए पर्सपेक्टिव को जानने के लिए और एक नई रुख आपके सामने लाने के लिए बहुत जल्द आपके सामने ज़रूर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।